नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर। 12th इंग्लिश की क्लास में आज हमारा क्लास नंबर है 7, है ना। इससे पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं और ये क्लास नंबर 7 है। 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर की क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब, है ना। यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब, जिस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये टॉपिक जो है वो पूरे इंग्लिश ग्रामर की एक बैकबोन की तरह काम करता है। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ ले, साधारण से साधारण कोई भी टॉपिक पढ़ ले, उसमें आपको एक्सिलरी वर्ब दिख ही जाएगा। तो इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, कितने होते हैं, कितने भागों में बटा होता है, उस चीज पे एक अलग से वीडियो कर दिया है आपके लिए, जो क्लास नंबर 6 में अवेलेबल है। आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपका क्लास नंबर 7, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी-छोटी एक दो चीज बताते हुए शुरू करता हूं कि अभी तक की क्लास में सारे बच्चे के पास इस बात की इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि सर जो ये एक्सिलरी वर्ब है इसकी संख्या 24 होती है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। इन 24 एक्सिलरी वर्ब को पढ़ने के लिए हम लोगों ने अपने सुविधा अनुसार 4 अलग-अलग हिस्सों में रखा था, जिसमें से एक का नाम था बी वर्ब, एक का नाम था डू वर्ब, एक का नाम था हैव वर्ब और एक का नाम था मॉडल वर्ब। तो उसी तरह से आज हम लोग पहले एक्सिलरी वर्ब जिसका नाम है बी वर्ब, उसी को हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आपका टॉपिक बन जाएगा यूज ऑफ बी वर्ब। यूज ऑफ बी वर्ब, तो बी वर्ब के यूज को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से कि जब वर्ब को आपको पढ़ना हो तो वर्ब को समझने के लिए सबसे बढ़िया तराजू क्या है कि उसके वर्ब फॉर्म को समझिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बी वर्ब के वर्ब फॉर्म को समझेंगे। तो हमने लिखा वर्ब फॉर्म ऑफ बी, कि बी का वर्ब फॉर्म क्या होता है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। वर्ब फॉर्म ऑफ बी, और बचपन से ही आप लोग सुनते आ रहे हैं कि क्रिया के रूपों को 5 हिस्सों में या 5 भागों में रखा जाता है, जिसे हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के नाम से जानते हैं। अब यदि मैं स्पेशली पर्टिकुलरली बी की बात करूं तो जो बी है वो खुद ही क्या है, वर्ब 1 है, और बी के अलावे और भी एक दो क्रियाएं जो है वो वर्ब 1 पे आती हैं। उसमें से क्या है, एम है और आर है। ये आपके वर्ब 1 पे आने वाली क्रियाएं हैं। इसके बाद यदि हम वर्ब 2 पे आने वाली क्रियाओं की बात करें तो वर्ब 2 में जो क्रियाएं आती हैं वॉज होती है और वेयर होती है। तो बी जो है वर्ब 1 है एम आर, उसके बाद V2 जो है वो है वॉज और वेयर। बी का यदि V3 की हम बात करेंगे तो बी का V3 क्या होता है, बीन होता है। और उसी तरह बी के V4 की हम बात करेंगे तो बी का V4 बीइंग होता है और बी का जो V5 होता है वो इज होता है। ये देखेंगे आप, ये पूरा वर्ब फॉर्म का सीक्वेंस है। अब एक इसीलिए क्वेश्चन पूछा भाई बी वर्ब कितने हैं, तो मैंने बोला भाई बी वर्ब को आप 5 मत बोलो, 8 बोलो। 8 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी एम आर ये 3 हो गए, वॉज वेयर 5 हो गए, बी और बी ये 2 7 हो गए और एक इज 8 हो गए। लेकिन सारे बच्चों को एक बड़ी ही जरूरी बात समझ के रखनी है, और वो बात ये है कि सर जो भी आपके ये बीन और बीइंग है ना, V3 और V4, ये 24 एक्सिलरी वर्ब में शामिल नहीं है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि आपकी जो एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है वो कितनी होती है, कहां गया था, अच्छा ये किधर इधर आ गया। ये जो एक्सिलरी वर्ब की आपकी संख्या होती है वो 24 होती है, ये आपने देखा। लेकिन आप ये समझिए कि जो आपका ये बी है, बीन है और बीइंग है, कहां गया, 2 3 4 एक सेकंड बस देख लेते हैं किस पेज पे गया है। हाँ 10 मिनट। तो ये जो आपका बीन है और बीइंग है ये कभी भी आपके 24 एक्सिलरी वर्ब में शामिल नहीं है। हाँ, इसका यूज हमको एक्सिलरी वर्ब की तरह देखने को मिलता है, ये अलग बात है, लेकिन ये 24 एक्सिलरी वर्ब में शामिल नहीं है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8, और कुल एक्सिलरी वर्ब में से आपके 24 एक्सिलरी वर्ब में कितने शामिल है तो 5। ये दो चीज समझना है।
अब एक दो बड़े ही महत्वपूर्ण बात को समझिए कि बेटा V1 पे जो भी क्रियाएं आती हैं, V1 पे जितनी भी क्रियाएं आएंगी उसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में मानेंगे। V5 पे भी जितनी क्रियाएं आएंगी उनको भी प्रेजेंट टाइम में मानेंगे। V2 में जितनी क्रियाएं आएंगी उसको पास्ट टाइम में मानेंगे। V1 पे आने वाली क्रियाएं जो है वो आपकी प्लूरल होती है, V5 पे आने वाली क्रियाएं सिंगुलर होती है। अब जरा ध्यान से समझो, यहां से तुम्हें बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे पहले तुम्हें प्रेजेंट और पास्ट देखना है तो देखना पड़ता था कि है लगा है या था लगा है, ता लगा है कि ती लगा है ना। लेकिन आज से आप सीधा देखो कि भाई यदि क्रिया का वर्ब 1 फॉर्म है या वर्ब 5 फॉर्म है तो प्रेजेंट टाइम में है, वर्ब 2 फॉर्म है तो पास्ट टाइम है। वर्ब 1 पे आने वाला प्रेजेंट होता है, सॉरी वर्ब 1 पे आने वाला प्रेजेंट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावे और भी एक दो बात समझो कि जो V1 पे आने वाली क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं जो है वो अपनी क्या होती है, सिंगुलर होती है, और V5 पे आने वाली जो क्रियाएं होती है वो प्लूरल होती है। अब देखो तुमने ही लिखा तो ही के साथ तुमने क्या लिख दिया, इट्स लिखा। अब देखो ही तो तुम जानते हो ना कि एक सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है भाई, तो एक प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इट्स जो है वो एक वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब 5 फॉर्म। तो यहाँ पे तुमने देखा कि सर जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर उसकी क्रिया भी क्या हो रही है, सिंगुलर। यही तुम यू के साथ क्या लिखोगे, यू के साथ तुमको इट लिखना होगा, क्योंकि यू को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलते हैं, और यहाँ पर इट जो है वो क्रिया का पहला रूप है, और क्रिया के पहले रूप में आने वाले जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो ऐसे समझो। बाकी अब यहाँ से तुम कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जरा ध्यान से देखो तो कि एम है, आर है, तो एम आर जो है वो प्लूरल है, एम आर प्लूरल है। तो तुम देखो कि पहले तुम प्लूरल सब्जेक्ट की चर्चा करो, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। प्रोनाउन ग्रुप में ये तीन तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इस तीनों के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, आर लगाएंगे। अब देखो तुम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा करो, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इस तीनों प्लूरल प्रोनाउन के सब्जेक्ट है, तो इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो प्रेजेंट टाइम में बी वर्ब के रूप में वी यू दे, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उनके साथ आर लगा। प्रेजेंट टाइम में बी वर्ब के रूप में ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उनके साथ क्या लगा, इज लगा। अब बात आई, सर आपने आई को तो लिखा ही नहीं, तो आई थोड़ा सा है, उसका एक स्पेशल मामला है, आई का जो है वो मामला थोड़ा स्पेशल है। चलो आई को थोड़ा देखते हैं। अब आई जो है वो अपने साथ प्रेजेंट टाइम में एम ले रहा है, लेकिन यही आई पास्ट टाइम में अपने साथ क्या ले रहा है, वाज ले रहा है। अब सारे बच्चा यहाँ पे बड़े ध्यान से ये बात समझ गया कि सर एम जो है वो क्रिया का पहला रूप है, और अभी आपने बताया कि क्रिया का जो पहला रूप होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आई के बारे में यदि तुम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आई तो सिंगुलर है, लेकिन एम जो है वो क्या है, सर एम तो प्लूरल है। तो सर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया। यहाँ पे आई के बारे में देखो तो आई का तो जो सब्जेक्ट है वो सेम ही है, लेकिन वॉच जो है वो क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया। तो अब यहाँ से आई का जो केस है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैंने आई को सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट बना रख के आई को अलग केस में ही रख दिया। क्यों, इसके पीछे एक और कारण। देखो अंग्रेजी जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो वहां पे जो सबसे पहले मैंने तुमको एक डेफिनेशन बनाया था कि एक से अधिक लेटर को जब आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेकिन आई एक अंग्रेजी ग्रामर में ऐसा एग्जांपल है जिसके पास मात्र एक लेटर है लेकिन फिर भी एक वर्ड कहा जाता है। दूसरी चीज, अंग्रेजी ग्रामर का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन आई ने उस वाले फॉर्मूले को भी नहीं माना, तो आई का एक स्पेशल केस है, और इसीलिए तुम याद रखना कि आई के लिए स्पेशल वर्ब भी बनाए गए हैं, और आई के लिए जो स्पेशल वर्ब है वो यहाँ पर क्या बना है, एम। तो प्रेजेंट टाइम में आई के साथ एम, लेकिन पास्ट टाइम में आई के साथ वॉच। ठीक है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ पास्ट टाइम में वॉच, और वी यू दे के साथ पास्ट टाइम में वेयर। अब अगला प्रश्न ये है कि सर आखिर हम लोग इज एंड आर वाज वेयर का यूज क्यों करते हैं, इज एंड आर वाज वेयर का यूज क्यों करते हैं। देखो बेटा, ये जो इज एंड आर वाज वेयर जो है ये बी वर्ब से बना है, और बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब होता है होना। तो जब कभी किसी भी चीज के होने को दर्शाना हो तो हम बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, तो यहां पर मैंने शिक्षक होने की बात की जा रही है। मैंने कहा कि तुम विद्यार्थी हो,
तो तुम्हारे विद्यार्थी होने की बात की जा रही है, तब यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, बी वर्ब। ऐसी स्थिति में जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब लगा और बी वर्ब के बाद तुम क्या लिख दो, कॉम्प्लीमेंट लिख दो। तब यहां पर तुमने क्या लिखा, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर में देखो मैं शिक्षक हूं, तो यहां पर एम आके इस आई के सब्जेक्ट के शिक्षक होने की चर्चा कर रहा है। ये बी वर्ब का मुख्य उपयोग है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बी वर्ब का मुख्य उपयोग है, इस स्ट्रक्चर का हेल्प करके और आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो एक जो है वेयर, इसका एक अलग से यूज आता है, इसको भी चूंकि बी वर्ब की बात आई है तो उसको भी देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक यहां पर सेंटेंस लिखा, आकाश में पक्षी होता, तब यहां पे मैंने क्या किया है बेटा, यहां पर मैंने किया एक प्रकार की कल्पना, ठीक है। कल्पना को बोलेंगे इमेजिनेशन, और ये कल्पना जो है वो प्रेजेंट टाइम की है। सर ये कल्पना तो है अपनी प्रेजेंट टाइम की, तो जब कभी प्रेजेंट टाइम की तुम्हें कल्पना करना हो और प्रेजेंट टाइम की कल्पना का संभव होना क्या हो, असंभव हो, वैसी स्थिति में हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। हर प्रकार के साथ वेयर लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो आकाश में पक्षी होता तो आकाश का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई विश आई वेयर अ बर्ड। तो अभी तक तुमने तो देखा सिर्फ आई को वॉच लेते हुए, अभी देखो तुम आई को वेयर लेते हुए भी देख लो, आई विश आई वेयर अ बर्ड। और भी कुछ क्वेश्चंस ले लो, जैसे यदि मैं मोदी होता, तो यदि का अंग्रेजी क्या लिखोगे, इफ आई का, मैं का आई, और चूंकि मोदी जी के होने की कल्पना की जा रही है और ये कल्पना का वर्तमान समय में संभव होना असंभव है, इसीलिए इसको दर्शाने के लिए लगाएंगे वेयर, इफ आई वेयर मोदी, आई वेयर मोदी। यही मैं इस तरह से लिखूं, आकाश में पक्षी होता, ये वाला लिख दिए क्या, ये वाला लिख दिया, कुछ दूसरा लेते हैं नया एग्जांपल। मैंने कहा आकाश में तुम होता, तो मैं का तुम होने की कल्पना की जा रही है, तो हम आकाश का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आई विश आई वेयर यू, आई विश आई वेयर यू। तो देखो ये एक अलग सा ही केस है जहां पर हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है, तो आई के साथ भी वेयर लगता है जब किसी की कल्पना प्रेजेंट टाइम में करना हो और उस कल्पना का संभव होना असंभव हो, तो हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो एक तो ये यूज हो गया, दूसरा यूज और क्या हो गया उसको देख लेते हैं। एक यूज ये है जब कभी किसी के कुछ होने की चर्चा की जाती है तब हम लोग इज एम आर वॉज वेयर का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। उस समय स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा अब बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि सर आई के साथ क्या लगेगा, तो प्रेजेंट टाइम में आई के साथ एम लगेगा, प्रेजेंट टाइम में वी यू दे के साथ आर लगेगा, प्रेजेंट टाइम में ही सी इट के साथ इज लगेगा, उसके बाद पास्ट टाइम में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा, पास्ट टाइम में आई के साथ वाज लगेगा, और एक ऐसा खास केस बना जहां पर आई के साथ वेयर भी लगा जब हमें किसी कल्पना को दर्शाना हो और वो कल्पना का संभव होना असंभव हो। तो ये देखो बेटा ये कंप्लीट बी वर्ब का यूज था। यहाँ पर बी वर्ब में मैंने इज एम आर वाज वेयर के सारे छोटे से लेकर बड़े सारे पॉइंट्स को बता दिए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करने से अच्छा लगता है। बाकी नीचे कमेंट्स में भी लिखिए कि कैसा रहा क्लास, आपको अच्छा लगा या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।